दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति संतुलन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे शक्ति संतुलन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, शक्ति संतुलन के प्रमुख साधन और इसका महत्व। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति प्रबंधन के उपकरण के रूप में शक्ति संतुलन महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। राष्ट्रों के बीच संबंधों का निर्धारण करने में शक्ति संतुलन को एक महत्वपूर्ण या आधारभूत संकल्पना के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शक्ति संतुलन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और महत्व। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन का सिद्धांत जो है वो राज्यों के मध्य संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत रहा है। यानी कि शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है वो राज्यों के बीच संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत रहा है। यह सिद्धांत पिछले कई शताब्दियों तक यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। मार्टिन राइट के अनुसार यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथासंभव मूल सिद्धांत है। मार्टिन राइट कहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथासंभव मूल सिद्धांत है। दोस्तों शक्ति संतुलन की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 18वीं तथा 19वीं शताब्दी की है, जहां 5 या 6 मुख्य राष्ट्रीयकर्ता होते थे जो शक्ति के लिए परस्पर संघर्षरत रहते थे। शक्ति संतुलन का अभिप्राय है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बंटी रहे। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो और इतना शक्तिशाली न होने पाए कि वह दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने, डराने या धमकाने और हराने में समर्थ हो। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में उनकी शक्तियों में या उनके संबंधों में संतुलन बना रहना चाहिए। कुछ विचारकों द्वारा शक्ति संतुलन की परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें प्रमुख परिभाषाएं हम देख लेते हैं। पहली परिभाषा है आइनिस क्लाड की। आइनिस क्लाड कहते हैं कि शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं। यानी कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था में कुछ स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं जो अपने आपसी संबंधों को या शक्ति संबंधों को महत्वपूर्ण शक्ति संबंध है बिना किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करते हैं। दूसरी परिभाषा जॉर्ज श्वार्ज़र बर्जर की है, जो कहते हैं कि शक्ति संतुलन शक्ति संबंधों में संतुलन, तुल्य भागिता या कुछ सीमा तक स्थिरता है जो अनुकूल परिस्थितियों में राज्य द्वारा की गई संधि या किसी दूसरे साधनों से उत्पन्न होती है। फे एक महत्वपूर्ण विचारक हैं फे। इनके अनुसार शक्ति संतुलन का अर्थ राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति, न्यायपूर्ण तथा संतुलित तुल्य भारिता जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने से रोक सके। तो कुल मिलाकर शक्ति संतुलन में कुछ राष्ट्र होते हैं जो आपसी संबंधों में किसी संधि या समझौते के द्वारा एकजुट होते हैं और इसमें निश्चित ये किया जाता है कि किसी भी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली न बनने दिया जाए कि वह अन्य राष्ट्र को डराए, धमकाए या उस पर आक्रमण करके अपना प्रभुत्व स्थापित करे। दोस्तों शक्ति संतुलन की विशेषताएं, तो उपर्युक्त परिभाषाएं जो हमने देखी उनके आधार पे हम इसके विशेषताओं के संबंध में जान पाएंगे, क्योंकि शक्ति संतुलन की कोई एक परिभाषा न होने के कारण इसके विशेषताओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पामर और पार्किंस ने कुछ लक्षण बताए हैं जिसके आधार पर हम शक्ति संतुलन के बारे में समझ सकते हैं। पहला लक्षण है या पहली विशेषता है शक्ति संतुलन की। शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन, परंतु शक्ति इतना अस्थिर है कि शक्ति संबंध सदैव परिवर्तनीय होते हैं। इसमें संतुलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय असंतुलन भी निहित होता है। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति संतुलन का अर्थ तो संतुलन है, लेकिन शक्ति इतना अस्थिर तत्व है कि शक्ति संबंध सदैव परिवर्तनीय होते हैं और इसमें संतुलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय असंतुलन भी निहित होता है। दूसरी विशेषता है शक्ति संतुलन को सक्रिय प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि शक्ति संतुलन को प्राप्त करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। शक्ति संतुलन कोई दैवी वरदान नहीं है।
इसलिए शक्ति संतुलन को सक्रिय प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्व यानी कि स्टेटस क्यो की नीति होती है, जिसमें यथापूर्व को ज्यों का त्यों बनाए रखना पड़ता है। लेकिन शक्ति संतुलन की वही नीति सफल होती है जो समय व परिस्थितियों के अनुरूप प्रगतिशील होती हो। चौथी विशेषता है यह कहना अत्यंत कठिन है कि शक्ति संतुलन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया है। यह कहना अत्यंत कठिन है कि शक्ति संतुलन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया है, क्योंकि शक्ति संतुलन पूरी तरह से स्थापित या स्थिर कर पाना असंभव है। इसका परीक्षण केवल एक ही स्थिति में किया जा सकता है, वह है युद्ध। परंतु जब युद्ध होता है तो शक्ति संतुलन समाप्त हो जाता है और पुराने शक्तिशाली राष्ट्र जो होते हैं वो शक्तिहीन हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए शक्तिशाली राष्ट्र या नए शक्तिशाली कर्ता उभरते हैं। पांचवी विशेषता इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है और राजनीतिज्ञ व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से। यानी कि इतिहासकार जो होता है वो शक्ति संतुलन को ऑब्जेक्टिव टाइप में देखता है और राजनीतिज्ञ सब्जेक्टिव टाइप की दृष्टि से देखता है, अर्थात दोनों की संतुलन के प्रति भिन्न दृष्टिकोण है। छठी विशेषता है कि शक्ति संतुलन मूल रूप से शांति स्थापित करने वाला उपकरण नहीं है और यह युद्ध को संतुलन करने का अस्थायी साधन मानता है। शक्ति संतुलन को किसी भी प्रकार से शांति स्थापित करने वाला उपकरण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह संतुलन स्थापित करने के लिए युद्ध को अस्थायी साधन मानता है। सातवीं विशेषता देखते हैं, शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं। छोटे राष्ट्र या तो इसका शिकार बनते हैं या फिर दर्शक होते हैं। शक्ति संतुलन के खेल में बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं, छोटे राष्ट्र या तो इनका शिकार बन जाते हैं अथवा दर्शकों की तरह खड़े रहते हैं। आठवीं विशेषता है शक्ति संतुलन व्यवस्था तभी कार्यान्वित होती है जब बहुत सी बड़ी शक्तियां हों, जिनमें से प्रत्येक शक्ति अपने संबंधों में संतुलन कायम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो और इसमें राष्ट्रों की अधिक संख्या तथा युद्ध में किसी भी इकाई को समाप्त न करने का नियम है। दोनों ही शक्ति संतुलन के मूल लक्षण हैं। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है शक्ति संतुलन का। शक्ति संतुलन व्यवस्था तभी कार्यान्वित हो सकती है जब बहुत सी बड़ी शक्तियां हों, जिनमें से प्रत्येक शक्ति अपने संबंधों में संतुलन कायम रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। इसमें होता यह है कि राष्ट्रों की अधिक संख्या तथा युद्ध में किसी भी इकाई को समाप्त न करने का नियम, दोनों ये शक्ति संतुलन के मूल लक्षण हैं। नौवीं विशेषता देखते हैं, 1815 से लेकर 1914 तक का युग शक्ति संतुलन का सुनहरा युग था। यानी गोल्डन एज था शक्ति संतुलन के लिए 1815 से लेकर 1914 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक का काल, ये शक्ति संतुलन का गोल्डन पीरियड था। इस दौरान इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मौलिक कानून माना जाता था। 1914 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शक्ति संतुलन में संरचनात्मक परिवर्तनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कम व्यवहारिक नियम बना दिया और 1945 के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका काफ़ी हद तक सीमित हो गई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों शक्ति संतुलन के मौलिक अंतर्निहित मान्यताएं। शक्ति संतुलन की कुछ मौलिक या आधारभूत मान्यताएं हैं जिसके आधार पर ही इस व्यवस्था को कायम रखा जा सकता है। वीवी डायक ने इसके कुछ प्रमुख नियम या सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं शक्ति संतुलन की, उसके बारे में जान लेते हैं। पहली मूल मान्यता है कि प्रत्येक राज्य अपने सभी साधनों का, चाहे वह युद्ध हो, उसका प्रयोग करता है। किसके लिए? अपने हितों तथा अधिकारों की सुरक्षा के लिए। प्रत्येक राज्य अपने सभी साधनों का प्रयोग अपने हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए करता है। इसमें युद्ध भी एक प्रमुख साधन है। दूसरा मौलिक मान्यता है कि राष्ट्रों के हितों को खतरा हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो राज्यों को उनकी रक्षा करने के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सभी राष्ट्र मानते हैं कि कहीं न कहीं से उनके राष्ट्रीय हितों को खतरा हो सकता है और यदि ऐसा नहीं होता, उनको किसी भी संकट या खतरे का आभास नहीं होता या नहीं होता, तो राज्यों को उनकी रक्षा करने के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं होती।
तीसरा सिद्धांत है, मौलिक मान्यता है कि राज्यों की शक्ति का ठीक ठीक मूल्यांकन किया जा सकता है और भविष्य में उनकी शक्ति क्या होगी इसके बारे में भी मूल्यांकन किया जा सकता है। चौथी मान्यता है कि संतुलन की स्थिति या तो खतरा उत्पन्न करने वाले राष्ट्र को आक्रमण करने से रोक सकती है या अगर आक्रमण हो तो शिकार राष्ट्र को बचा सकती है। पांचवी मूल मान्यता है कि राजनीतिज्ञ अपनी विदेश नीति का निर्णय सूझबूझ तथा शक्ति संबंधों तथ्यों के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर करते हैं। राजनीतिज्ञ अपने विदेश नीति का निर्धारण सूझबूझ, तार्किक, विवेकपूर्ण निर्णय और शक्ति संबंधी तथ्यों के आधार पर करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों शक्ति संतुलन की आधारभूत अवधारणा ये है कि व्यवस्था में यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा बन जाए तो शक्ति द्वारा उसके प्रभाव को कम किया जाता है और किसी भी राष्ट्र को इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है कि वह अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा बन जाए। अब आइए देखते हैं दोस्तों शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन। तो शक्ति संतुलन को स्थापित करने के कुछ साधन भी हैं दोस्तों, इसके बारे में जान लेना जरूरी है क्योंकि शक्ति संतुलन एक खेल है, ये शक्ति का खेल है जिसमें कई कार्यकर्ता विभिन्न साधनों की सहायता से और भिन्न भिन्न ढंगों से खेलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन का संचालन करने के लिए राष्ट्रों के प्रयत्नों तथा कार्यों की आवश्यकता होती है। इसमें होता यह है कि किसी भी राष्ट्र की खतरनाक सीमा तक बढ़ रही शक्ति पर कुछ नियंत्रण या अंकुश लगाने की आवश्यकता होती है जो शक्ति संबंधों में संतुलन बनाए रखने में काफ़ी आवश्यक माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं शक्ति संतुलन स्थापित करने के कौन कौन से साधन हैं। पहले साधन के रूप में हम देखेंगे क्षतिपूर्ति या मुआवजा। तो इसे भू क्षेत्रीय मुआवजा भी कहा जाता है। साधारणतया इसमें भाव उस देश की भूमि को बांटकर या सम्मेलन करके किया जाता है जिसकी शक्ति संतुलन के लिए खतरा होती है। मुआवजा 18वीं और 19वीं शताब्दियों में भू क्षेत्रीय मुआवजा उस शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा साधन थी जो कि किसी राष्ट्र के भूभाग को विस्तार करके भूभाग का पर अधिकार करके दूसरे राष्ट्रों द्वारा अधिकार करके उसकी शक्ति को अस्त व्यस्त कर दिया जाता था। यानी शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रथम महत्वपूर्ण साधन क्षतिपूर्ति या मुआवजा थी। किसी राष्ट्र के भू क्षेत्र पर जो अन्य राष्ट्र होते थे उनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता था ताकि उस जो शक्ति है उसकी शक्ति को नियंत्रित और सीमित किया जा सके। दूसरा साधन है हस्तक्षेप। शक्ति संतुलन का दूसरा साधन हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप किसी राज्य का राज्यों के आंतरिक मामलों में तानाशाही रूप में दखलंदाजी होती है ताकि कोई विशेष वांछित स्थिति बनाई रखी जा सके या उसमें परिवर्तन किया जा सके। ये हस्तक्षेप जानबूझकर किया जाता था ताकि कोई भी राष्ट्र शक्ति संतुलन को डिस्टर्ब न करे, यानी कि शक्ति संतुलन को असंतुलित न कर दे। तो एक प्रकार से इसका प्रयोग जो है वो शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा किसी पुरानी संधि को पुनः करने के लिए तथा नए राष्ट्रों को संधिबद्ध करने के लिए किया जाता था और हस्तक्षेप एक प्रकार से शक्ति संतुलन स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा साधन है मध्यवर्ती राज्य या खंड। तो बफर स्टेट या बफर जोन होता था। शक्ति संतुलन का एक अन्य साधन ये भी था कि दो विरोधी या प्रतिद्वंदी राज्यों के बीच एक मध्यवर्ती राज्य की स्थापना की जाती थी। मध्यवर्ती राज्य वह होता है जो कमज़ोर होता है परंतु जो दो या दो से अधिक बलवान राज्यों के लिए बहुत ही राजनीतिक महत्व का होता है। दोनों में से प्रत्येक बलवान शक्ति या शक्तिशाली जो राष्ट्र है इस मध्यवर्ती राज्य को अपने क्षेत्र में लाना चाहता है परंतु इसे इतना महत्वपूर्ण समझता है कि अगर जो ऐसा संभव नहीं तो कोई दूसरी शक्तिशाली राष्ट्र को ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो बफर स्टेट है ये भी शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह इसका कार्य जो होता है जो मध्यवर्ती या बफर जोन होता है इसका कार्य दो बड़ी शक्तियों को अलग अलग रखना तथा इस तरह से उनके बीच टकराव के अवसर को कम करके संतुलन बनाए रखना होता था। चौथा साधन है शक्ति संतुलन स्थापित करने का शस्त्रीकरण तथा निशस्त्रीकरण। तो सभी राष्ट्र विशेषकर बड़ी शक्तियां विश्व में शक्ति संबंध बनाए रखने के लिए साधन के रूप में सैनिक शस्त्रीकरण को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कोई भी संभावित आक्रमण या शत्रु को दूर रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था।
फिर भी आज वर्तमान समय में देखा जाए तो शस्त्रीकरण की दौड़ ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया है, जो आकस्मिक रूप में या वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। लेकिन पहले ये शस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण को शक्ति संतुलन स्थापित करने का एक साधन इसलिए माना जाता था कि जो भी राष्ट्र शक्तिशाली होने का प्रयास करता था उसे अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा निशस्त्रीकरण करके उसके शक्ति को सीमित किया जाता था। इसके अलावा ये पांचवा जो साधन है, बांटो और शासन करो, यानी डिवाइड एंड रूल। तो ये नीति शत्रु को कमज़ोर करने वाली पुरानी नीति है। इसे ऐसे सभी राष्ट्रों ने अपनाया है जो अपने प्रतिद्वंदियों को विभाजित करके और फूट डालकर उसमें उसे कमज़ोर करना चाहते हैं। जैसे एक प्रकार से जर्मनी के प्रति फ्रांस की नीति हो सकती है इसके अंतर्गत, और यूरोपीय महाद्वीप के प्रति ब्रिटिश नीति और यूरोप के प्रति भूतपूर्व या पूर्व सोवियत संघ की नीति इसके उदाहरण के रूप में लिए जा सकते हैं। मैत्री संधियां भी शक्ति संतुलन को स्थापित करने के प्रमुख साधन के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि मैत्री संधि जो है वो दो राज्य या दो से अधिक राज्य अपने जो संगठन है वो सैनिक और सुरक्षा समझौतों के द्वारा संधि करता है। इसका उद्देश्य, मैत्री संधियों का उद्देश्य विरोधी राष्ट्रों की शक्ति की तुलना में उनकी अपनी शक्ति को बढ़ाना होता था। फिर भी एक गठबंधन समझौते के बाद विरोधी राष्ट्रों के बीच एक प्रतिगठबंधन समझौता होता है, और इस कारण बहुत से विद्वान इस साधन को गठबंधन और प्रतिगठबंधनों का नाम देते हैं। लेकिन जो मैत्री संधियां हैं कहीं न कहीं शक्ति संतुलन को स्थापित करने के प्रमुख साधन के रूप में मानी जाती हैं। इसके अलावा एक प्रमुख धारणा है शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन के रूप में, वो ये कि संतुलनकर्ता की अवधारणा। संतुलनकर्ता या जो बैलेंसर है, शक्ति संतुलन की व्यवस्था में एक तराजू के समान दो पल्ले होते हैं तथा एक तीसरा तत्व संतुलन धारक का होता है। संतुलक या संतुलन धारक एक ऐसा राष्ट्र या राष्ट्र समूह होता है जो दो विरोधियों या शत्रुओं की नीतियों से अलग करता है। जैसा कि कार्ल फ्रेडरिक इसे हंसता हुआ तीसरा दल कहते हैं। संतुलन धारक जो होता है या संतुलनकर्ता, ये दोनों पार्टियों के मध्य संतुलन के लिए प्रलोभन पैदा करता है, और प्रत्येक प्रतियोगी दल हंसते हुए तीसरे दल अर्थात संतुलन का समर्थन करने का प्रयत्न करता है। 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन को यूरोपीय महाद्वीप का संतुलनकर्ता भी कहा जाता था। तो दोस्तों, शक्ति संतुलन के ये प्रमुख 7 साधन रहे हैं। इनका प्रयोग राष्ट्रों ने क्षेत्रीय तथा विश्व स्तर पर विशिष्ट शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए किया है। 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन सब विधियों का प्रयोग यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा संतुलन स्थापित करने के लिए किया गया था। लेकिन थोड़े समय में 2 विश्व युद्ध हुए और परमाणु युद्ध की संभावना, कुछ महत्व रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव, इस प्रकार के कुछ कारण रहे हैं जिनके कारण जो शक्ति संबंध है इनके ढंगों और गतिशीलता में काफ़ी कमी आई है। आज के संबंध में शक्ति संतुलन सिद्धांत की उपयोगिता काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी इसका महत्व पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। शक्ति संतुलन का महत्व या लाभ हम देख लेते हैं दोस्तों, कि जो शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य है वो शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना है, और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का स्रोत और कारक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के बिल्कुल अनुरूप था, क्योंकि शुरू में ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में कार्यरत था। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शक्ति संतुलन से छोटे राज्यों की स्वाधीनता बनी रहती है, और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति स्थापित करने का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि जब राष्ट्रों में शक्ति का समान वितरण होगा तो कोई भी राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। शक्ति संतुलन का सिद्धांत विश्व संबंधों का प्रमुख निर्धारक तत्व रहा है, परंतु वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता कम हुई है। लेकिन एक क्षेत्र के राज्यों में, यानी एक क्षेत्रीय स्तर पर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और इसकी प्रासंगिकता भी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। शक्ति संतुलन, अर्थ, परिभाषा
और इसकी प्रमुख विशेषताएं हमने देखी। फिर हमने देखा शक्ति संतुलन की प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हमने देखा कि शक्ति संतुलन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।